गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज डेट 25 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 22। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान इतिहास का पार्ट 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके 10th में भी इनका यूज किया जाएगा, तो इनको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब कक्षा है आपकी 9वीं। तो समाजवाद, यूरोप में समाजवाद कैसे फैला, तो अब हम बात कर रहे हैं कि यूरोप में समाजवाद कैसे फैला। तो हमें पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि समाजवाद होता क्या है। ठीक है, रूसी क्रांति की हम बात करेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। तो समाजवाद का अर्थ, अभी बच्चों देखो ये आपकी जो एनसीईआरटी है उसका 2nd चैप्टर है, तो आप चाहो तो इसको डिटेल में अपनी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, उससे एक और ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो समाजवाद का अर्थ, इस शब्द का प्रयोग वैसे अलग अलग समय पर अलग अलग इसका मीनिंग होता है, अलग अलग जगह पे। ठीक है, अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग उद्देश्य और संदर्भ में किया जाता रहा है। समाजवाद आर्थिक और सामाजिक विषयों पर, ठीक है, आर्थिक क्या होता है, यानी कि जहां पर पैसे की बात आती है। ठीक है, समाजवाद आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार करता है, धन संपत्ति के स्वामित्व और उनके वितरण को समझता है। ये ही लाइन एक बार आप समझ लीजिएगा, ये वाली लाइन पे समझने की है। कैसे समझोगे, देखो बेटा क्या होता है कि आपका जो घर है फिलहाल उसका मालिक कौन है, आपके फादर, या फिर वो आपके नाम है। ठीक है, या फिर आपके दादा के नाम है। अब फैक्ट्री है, रिलायंस फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री किसकी है, वो फैक्ट्री अंबानी की है। ठीक है, टाटा है। ठीक है, एक निजी अधिकार है, हमारी संपत्ति पे हमारा अधिकार है। लेकिन समाजवाद क्या कहता है, समाजवाद में जो अधिकार होता है वो कहता है कि वो सरकार के पास होना चाहिए, और जिसके पास ज्यादा संपत्ति हो जाए वो बाद में उसका वितरण कर दे। यहाँ पे क्या बात हो रही है, धन संपत्ति के स्वामित्व और उसके वितरण को समझाता है। यानी कि भाई धन संपत्ति जो देश में है उसको, उसका स्वामी कौन होगा और उसको किस तरीके से बांटा जाएगा। अभी अपने देश में क्या हो रहा है, अपने देश में जो रिच लोग हैं वो रिच होते जा रहे हैं। ठीक है ना, और साथ के साथ जो गरीब हैं वो थोड़े और गरीब होते जा रहे हैं। तो बहुत सारे 1% लोगों के पास इतना पैसा है, बहुत 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 अमीर है। ठीक है, वो पूरी पॉपुलेशन को पाल सकते हैं, इतना पैसा है लोगों के पास। लेकिन समाजवाद एक डिफरेंट काइंड का क्या है, एक सिस्टम है जिसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो रिसोर्सेज होते हैं, घर होते हैं, सब पे सरकार का अधिकार होता है। तो यही हमारा समाजवाद किसके बारे में बात करता है, समाजवाद आर्थिक और सामाजिक विषयों पर, आर्थिक और जो समाज के विषय हैं उन पर विचार करते हुए ये कहता है कि धन पर किसका अधिकार होगा और उसको किस तरीके से बांटा जाएगा। ठीक है, तो समाजवाद की हम यहाँ पे प्रमुख विशेषताएं समझेंगे कौन कौन सी होती हैं। समाजवाद एक तो निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है कि भाई निजी संपत्ति है, ऐसा हो जाएगा कि मान लो आप जिस घर में रह रहे हो, ठीक है, वो है तो गवर्नमेंट की ही, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको लीज पे दे दी है 100 साल के लिए। ठीक है, अब आगे वाली जब 100 साल खत्म हो जाएंगे तो फिर आगे वाली जनरेशन उसको आके लेगी। तो एक तरह से स्वामित्व किसी एक पर्सन का नहीं है, किसका है, गवर्नमेंट का है। ठीक है ना, अभी क्या होता है कि लोग इतनी बड़े बड़े बंगले खरीद के डाल देते हैं, वो खाली पड़े रहते हैं, लोग लगा रहता है, तो एक तरह से वेस्टेज भी होती है। लेकिन यहाँ पे अगर इस सिस्टम की एक नेगेटिविटी ये देखी जाए कि भाई जो मेहनत कर रहा है तो अपना कमा रहा है और अपना खा रहा है, अपनी पैसा होना भी जरूरी है, तो एक तरह से उसको प्रॉफिट कमाना भी जरूरी है ना, तो ये चीज इसमें हो जाती है। लेकिन समाजवाद क्या करता है, निजी संपत्ति यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। यह पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के खिलाफ है। वो कहता है कि जैसे कहते हैं ना कि भाई यहाँ पे एक किसान है, ठीक है, वो अपने गांव में क्या करता है, अपने आसपास के गांव में सब जगह क्या करता है, सब्जी सप्लाई करता है। लेकिन एक 10 गांव के बीच में एक बहुत बड़ी सब्जी की दुकान खुल जाती है, तो अब इसको कंपटीशन देना, मतलब किसान बेचारा दे नहीं पाएगा ना, उसके पास इतने पैसे नहीं होते, कंपटीशन नहीं दे पाएगा, तो ये जीत जाएगा और ये हार जाएगा। तो अब हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में ऐसा है कि भाई अपना लगाओ पैसे और कमाओ। तो ये कहता है कि भाई ऐसे प्रॉफिट यानी कि कितना भी प्रॉफिट कमाओ और मुक्त व्यापार के खिलाफ होता है। ठीक है, इसके अनुसार उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के हाथ में होना चाहिए। यानी कि जो उत्पादन होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है चीजों का, वो किसके हाथ में होना चाहिए, सरकार के हाथ में होना चाहिए। समाजवाद में राज्य और नागरिकों के कर्तव्य व अधिकारों के वितरण पर विचार किया जाता है कि भाई किस तरीके से जो नागरिक हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनको किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा, इस पर भी विचार किया जाता है।
अब यूरोप में समाजवाद कैसे आया, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति में लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट किया कि भाई सब लोग जो है इक्वल हैं और भाईचारे की भावना से रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, ठीक है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुई थी, समानता बंधुता, क्योंकि कुछ वहां पर कुछ ऐसे था कि देखो सबसे पहले तो जो चर्च के लोग थे, फिर उसके बाद जो राजा थे, फिर नोबल्स लोग थे, तो जो बेचारे नीचे वाले लोग थे ना, वो टैक्स तो बहुत ज्यादा पे करते थे लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं था, ठीक है। तो एक धीरे धीरे लोगों में रिवोल्ट की भावना हुई, तो उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, जिसने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में नहीं पढ़ा है तो एक बार मेरे को कमेंट करके बताएं। अगर नंबर ऑफ कमेंट्स ज्यादा होंगे, बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे कि फ्रांसीसी क्रांति नहीं पता, तो मैं जरूर एक वीडियो उस पर बनाऊंगी और कल ही बना दूंगी दिन में ही, सो दैट कि आप इस वर्कशीट को अच्छे से कर सकें। तो अब मान लो एक ही दो कमेंट आता है तो उससे क्या होता है कि वर्कशीट बनेगी तो सही, पक्का बनेगी, लेकिन वो डिले हो सकती है। लेकिन अगर अर्जेंसी से ऐसा है कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो जल्दी बन जाती है, ठीक है। न्याय जैसे विचारों को पूरे यूरोप में फैलाना, समांतवाद का कमजोर होना। समांतवाद यानी कि लोग ना लोगों को एक तरह से अपने अंडर काम कराते थे। समांतवाद अभी आप यही समझ लो कि एक तरह से जो जैसे एक राजा है, ठीक है, राजा के अंडर कुछ लोग हैं, ठीक है, उन कुछ लोगों के अंडर जो कुछ लोग हैं, ठीक है, अब ये कुछ लोग हैं, इनको सैलरी भी थोड़ी थोड़ी दी जाएगी और इनको पूरा दिन अपने घर में काम करवाया जाएगा, तो ये लोग हैं, ये सामंत हो गए इस आदमी के, ठीक है। सामंतवाद का कमजोर होना और नए राष्ट्रों का उदय होना, नए नए राष्ट्र बनने लगे थे, नेशन की भावना उभरने लगी थी। औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, बहुत सारा काम जो था मशीनें करने लगी थी, तो जो मजदूरों की जो संख्या थी उनकी डिमांड कम हो गई थी क्योंकि सारा काम तो मशीनें कर रही हैं। औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या और अवस्था में भारी बदलाव के साथ साथ पूंजीपतियों के साथ उनका संघर्ष बढ़ने लगा, यानी कि अब उनके पास बेचारों के पास खाने पीने के लिए भी चीजें नहीं रही हैं, तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे वो। अब विज्ञान की नई नई खोजें हो गई थी, लोग एक दूसरे के साथ जो हैं बातें कर पाते थे, एक क्षेत्र में जो चीजें हो रही है वो दूसरे क्षेत्र में भी पता लग जाती थी। कैसे? क्योंकि नए नए माध्यम डेवलप हो गए थे, ट्रेनें चलने लगी थी, ठीक है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स हेगल जैसे समाजशास्त्रियों का बहुत प्रभाव पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने थॉट्स लिखने स्टार्ट किए कि भाई ये चीज गलत है, हम ह्यूमन लोग हैं, सभी के सभी बराबर हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि तुम एक वर्ग तो बहुत मजे कर रहा है, दूसरे वर्ग को बिल्कुल ही दबाया जा रहा है, ठीक है। अब यूरोप में बदलते हालात, पुरातनवादी जो कंजर्वेटिव थे वो चाहते थे कि जो शासन तंत्र है ना, जो भी राजा है वो चलता रहे, ठीक है, वो जो व्यवस्था है वो वैसे की वैसे बनी रही। अब रेडिकल ये चाहते थे कि भाई जो भी राजा बने वो बहुमत के आधार पर बने, वोटें डले और जो मेजोरिटी में जो चुना जाए वो बने। सभी प्रकार के विशेष अधिकार, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई कम्युनिटी थोड़ी है, जैसे अगर हमारा देखा जाए, अगर मान लो कोई कम्युनिटी कम है तो उसको कोई अधिकार दिया जाए, नहीं, कोई विशेष अधिकार कोई नहीं दिया जाएगा, बस जो जीतेगा बहुमत के आधार पर जीतेगा वही जो है राज करेगा। संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास ही हो, इसका विरोध भी करते थे, यानी कि कुछ ही लोगों के पास संपत्ति हो, इसका विरोध वो करते थे ताकि भाई, अब इनका मानना क्या होता है कि देखो अब एक फैक्ट्री में क्या है कि बेचारे वर्कर बहुत सारे काम करते रहते हैं, वर्कर ए है, बी है, सी है, डी है, ये सारे काम कर रहे हैं, ABCD, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट क्या है, इन्होंने तो बेचारे ने प्रोडक्ट बना दिया, इनको तो सैलरी मिल गई, लेकिन उस जो पूरा प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है, प्रोडक्ट बनने के बाद जो प्रॉफिट मिला वो तो सारा का सारा कौन ले गया? ठीक है, इसमें सैलरी दे दी, वो एक अलग बात है, लेकिन सारा प्रॉफिट कौन लेकर चला गया? सारा प्रॉफिट तो ये जो मालिक है वो लेके चला गया। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास ही हो, इसका विरोध करते थे। उदारवादी, लिबरल का क्या था कि बस ये कहते थे कि भाई जो राजा है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो शासक है इतना अनियंत्रित ना हो कि बिल्कुल ही लूट डाले जनता को, ठीक है, उसको ना नियंत्रण में रहना चाहिए, ठीक है, राजा रहे लेकिन नियंत्रण में रहो, इतनी ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। तो न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानूनों से शासन व्यवस्था चाहते थे, शासन धर्म के स्थान पर संविधान द्वारा नियंत्रित करने के समर्थक थे, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पे पेरिस कम्यून का गठन, जो कि एक मजदूरों की एक यूनियन सी बन गई थी, ये पहला विशाल संगठन था जो मजदूरों ने मिलकर बनाया था। जगह जगह सामाजिक और राजनीतिक क्लबों का निर्माण हुआ था, और यहाँ पे अब सामाजिक और राजनीतिक क्लब का निर्माण एक तरह सामाजिक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपनी एक दुकान पे, एक चाय की दुकान है, उस पे अपना चाय पीते हैं और वहाँ पे स्टूल बिछे होते हैं, एक तरह से वहां पे भी बैठ के हम लोग, हमारे भारत में तो यही होता है ना,
कोई चाय की दुकान हो गई, कोई स्टॉल हो गया, वहां पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं, भाई बीजेपी आएगी, भाई ये होगा वो होगा, और खूब लड़ पड़ते हैं इन्हीं बातों पे। तो इसी तरीके से समाज में जो चल रहा था उनकी सामाजिक, और वहां पे क्लब बनने स्टार्ट हो गए जहाँ पे गर्मा गर्मी से बहसें हुआ करती थी। तो जब बहस होती है ना तो एक दूसरे के विचार एक्सचेंज होते हैं, तो चीजें और ज्यादा खुलती हैं। और अब महिलाएं भी अब सार्वजनिक जीवन में बड़ी संख्या में आने लगी थी, यानी कि पब्लिक में आने लगी थी, अपने अधिकारों की मांग करने लगी थी। तो ये सारी चीजें हुई थी। ठीक है, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांस क्रांति थी, फ्रांस क्रांति जो है उसके बारे में किस किस बच्चे को पता है। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है समाजवाद में, मैंने पूरी वर्कशीट समझा दी है, तो फटाफट हम क्वेश्चंस कर लेंगे बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताया करो, क्योंकि जब आपके कमेंट आते हैं ना तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि ओके, बच्चों के लिए ये चीजें यूजफुल हो रही हैं, तो बनाने का मन करता है। अदरवाइज फिर ये हो जाता है कि ठीक है, डिले भी किया जा सकता है। आपके कमेंट आते हैं, आप लोग वर्कशीट मांगते हो वर्कशीट के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक से पता लगता है कि चीजें जो चीजें बन रही हैं वो आप लोगों के लिए यूजफुल हैं, आप उसको समझ रहे हो। ठीक है, और प्लीज वर्कशीट को पूरा देखने की कोशिश किया करो, क्योंकि ये इन्हीं वर्कशीट्स में से आपके क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, अभी तो मैं आपको कह रही हूँ कि इन वर्कशीट में तो क्वेश्चन बन रहे, आप 4 क्वेश्चन अपनी कॉपी में उतार लिए, यही क्वेश्चन नहीं आएंगे बेटा, आपकी वर्कशीट में से क्वेश्चन आएगा। अब आपने वर्कशीट को समझा है नहीं, तो जब वर्कशीट में से क्वेश्चन आएगा तो फिर किस तरीके से करोगे? तो वर्कशीट को समझा जरूर करो। ठीक है, समाजवाद में किन बातों पर विचार किया जाता है? समाजवाद में मैंने क्या बताया था? आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए धन संपत्ति के स्वामित्व और उसके वितरण पर विचार किया जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या याद करना है? सिर्फ 3 वर्ड, धन संपत्ति के स्वामित्व और वितरण पर विचार किया जाता है। बाकी तो सारा का सारा आप कह सकते हैं। कहाँ पर? धन क्या है? एक आर्थिक चीज है, और जो भी उसका स्वामित्व यानी कि एक सोसाइटी बांटा जाता है, तो सामाजिक विषय हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ कुछ कीवर्ड्स जिस तरीके से मैं आपको अंडरलाइन करती हूँ, आई होप अभी तक आप लोग सीख गए होंगे किस की अंडरलाइन किस तरीके से करना है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में करती हूँ तो आप लोगों को आ ही गया होगा। ये कला अगर आप लोगों को आ गई तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो चलिए, समाजवाद धन और उत्पादन के साधनों पर क्या क्या विचार प्रकट करता है? समाजवाद के अनुसार उत्पादन और उसके वितरण पर सरकार का अधिकार होना चाहिए। समाजवाद पूंजीवाद का विरोध करता है तथा निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। अब तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे, यूरोप में किन किन परिस्थितियों के कारण समाजवाद समर्थक विचार फैल रहे हैं? यूरोप में समाजवाद समर्थक विचारों के फैसले निम्नलिखित कारण हैं। पहला, फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न समानता, बंधुत्व, न्याय जैसे विचार पूरे देश में फैलने लगे थे कि भाई हमें तो इक्वल राइट्स चाहिए। समाजवाद का कमजोर होना, नए राष्ट्र के उदय की भावना, औद्योगिक क्रांति का आना, विज्ञान की नई खोजें और यातायात के साधनों का विकास होना, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल और हेगल जैसे समाजशास्त्रियों का प्रभाव होना, ये सब बातें, इन सब बातों ने योगदान दिया कि वहां पर जो समाजवाद था वो फैलने लगा। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडिकल आमूल परिवर्तनवादी और लिबरल उदारवादी, ठीक है, वैचारिक रूप से किस तरह से अलग थे? ये जो थे ये चाहते थे कि भाई बस जो जीते ना वही राज करे। ठीक है, फालतू के किसी को विशेष अधिकार ना दिए जाए। लिबरल चाहते थे कोई बात नहीं, राजा भी कर ले राज, लेकिन भाई जनता का भी तो ध्यान रखे, राजा के लिए एक संविधान बना दिया जाए। ठीक है, क्योंकि पूरी एक संविधान बना दिया जाए और उसी के तहत वो क्या करे, उसी के तहत वो राज करे। ठीक है, उसी के तहत वो राज करे। रेडिकल समूह के लोग देश की आबादी के बहुमत के आधार पर शासन चाहते थे। ये लोग उद्योगपतियों और बड़े बड़े जमींदारों को प्राप्त विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। ये लोग निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन निजी संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास हो इसका विरोध करते थे। उदारवादी समूह के लोग वंश के आधार पर चली आ रही अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। ये लोग ऐसा शासन चाहते थे जो न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानूनों से चलता हो, जैसे कि अपने देश में चलता है फिलहाल। शासन को धर्म के स्थान पर संविधान द्वारा नियंत्रित करने के समर्थक थे। वो कहते थे कि ठीक है, राजा बन जाए, राजा चुना जाए, लेकिन वो जो शासन हो, वो कानून हो, वो इस तरीके का हो कि भाई जो न्यायपालिका है यानी कि जो कोर्ट है वो डिसाइड करे कि भाई इन चीजों के तहत आपको काम करना होगा। अगर आप इन चीजों के तहत काम नहीं करते हैं, आप बुरे काम करते हैं, तो आपको हटा दिया जाएगा। कुछ ऐसा वो चाहते थे। आपको मजदूरों और
पूंजीपतियों के बीच संघर्ष के क्या कारण लगते हैं? देखो, क्या मशीनें आ गई थी तो मजदूरों की जरूरत नहीं रही थी, जो मजदूर मिलते थे, अब बहुत सारी फैक्ट्री में मशीनें हो गई हैं, तो अब मजदूर बहुत ज्यादा हो गए हैं, मशीनों ने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो मजदूर क्या कहेंगे, सर हमें काम पे रख लो, कोई बात नहीं, हमें 200 दे देना। फिर दूसरा मजदूर आएगा, नहीं हमें दे दो काम, क्योंकि मजदूर ज्यादा हो गए हैं और काम कम है, तो बेचारे फिर क्या करेंगे, कम मजदूरी पे काम कर लेंगे, ऐसा ही होगा ना। तो ऐसा ही कुछ हुआ। मजदूर और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। औद्योगिक क्रांति आने से मजदूरों की जरूरत कम होने लगी, जिसमें बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। मजदूरों द्वारा अपने श्रम के हिसाब से मजदूरी को बढ़ाने के लिए कहना, लेकिन पूंजीपतियों द्वारा कम मजदूरी देना। पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का अधिक शोषण किया जाना। पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के मूलभूत समस्याओं को भी नजरअंदाज किया जाना। मार्क्सवाद का उदय आदि प्रमुख का कारण हो सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आपको मैसेज करके जरूर बताना है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। समझ में आ रही है तभी फायदा है। और वर्कशीट को प्लीज पूरा देखा कीजिए, क्योंकि जब आपके पेपर होंगे जरूरी नहीं है कि यही वाले क्वेश्चन आएंगे, वर्कशीट के बीच में से क्वेश्चन आएंगे। तो आप किस तरीके से अगर समझेंगे नहीं तो इतनी 10-10-15 मिनट की वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। ये मैं इसीलिए समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब आपके पेपर होंगे तो हो सकता है आप इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस ना देख पाओ, है ना। अभी तो आप टैग लिख देते हो। एक बार ध्यान से वर्कशीट को पूरी सुन लिया करो, तो आपका जो दिमाग होता है, हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें चीजें बैठ जाती हैं और जब पेपर आता है तो हम क्वेश्चन उसके अराउंड लिख पाते हैं। ओके, अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।